वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। एंड आज की इस क्लास हमारी बेसिकली पार्ट 1 की क्लास है। सो आज की इस क्लास के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं कि अधिकार का मतलब क्या है, सामान्य अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये किस तरीके से संविधान के अंदर सूचीबद्ध किए गए हैं, जो सूचीबद्ध किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसकी मांग किसने उठाई थी, इसका राजनीतिक दर्शन क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स को, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता जाऊँ वो आप लिखते हुए चलिएगा, जो मैं आपको बताऊँ वो भी लिखिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा चैप्टर सिस्टमेटिकली पूरा फिनिश हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अधिकारों की। तो अधिकार का आखिर मतलब क्या है? तो अधिकार वह हक है जो कि हर एक नागरिक को अपना जीवन यापन करने के लिए चाहिए होता है, जिसकी वो मांग भी करता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के अंदर अधिकारों को संविधान के अंदर ही सूचीबद्ध कर दिया जाता है और जो ये सूचीबद्ध कर दिया जाता है इस सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, जिसकी मांग 1928 के अंदर नेहरू जी ने उठाई थी। इतनी बात आप लिख लीजिएगा कि संविधान में मतलब अधिकार का मतलब क्या है कि अधिकार वो हक है जिसको हर एक नागरिक को चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, जिसकी वो मांग भी करता है। और अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में अपने अधिकारों को संविधान के अंदर सूचीबद्ध कर दिया जाता है और जिस सूचीबद्ध कर दिया जाता है तो इन सूचियों को अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, जिसको 1928 के अंदर जिसकी मांग नेहरू जी ने उठाई थी। सिंपल बात है, खत्म यहाँ पर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अधिकार का मतलब क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि सामान्य अधिकार क्या है एंड मौलिक अधिकार क्या है। तो सामान्य अधिकार वह अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन भी कर सकती है। यानी कि वह अधिकार हैं जो कि साधारण कानूनों के माध्यम से लागू भी किए जाते हैं और अगर सरकार को नीड पड़ी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई तो वो आपसे ये अधिकार छीन भी सकती है या फिर उनके अंदर कोई चेंजेस भी कर सकती है। डिपेंड करता है कानून के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर और साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये वह अधिकार हैं जो कि आपको कभी भी मिल सकते हैं और कभी भी छीने जा सकते हैं। इसमें आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे कि ये मेरा अधिकार है, इसे मत छीनो, इस तरीके से। तो अब हम बात करें जरा मौलिक अधिकारों की। सामान्य अधिकार समझ में आ गया कि जो कभी हैं तो कभी नहीं। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो कि संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने से पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यानी कि वह अधिकार हैं जो किसी भी तरह से आपसे छीने नहीं जा सकते। यानी कि इन अधिकारों को संविधान के अंदर सूचीबद्ध किया गया है और सरकार का कोई भी अंग इसको आपको देने से मना नहीं कर सकता कि आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर कोई सरकार मौलिक अधिकारों के अंदर कोई चेंजेस करना चाहती है तो पहले उसे संविधान के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तब वो इस अधिकारों को चेंज कर सकता है। जिस तरीके से हम सामान्य अधिकार के अंदर छोटे मोटे संसद के कानून के माध्यम से कोई अधिकार चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते। ये ऐसे अधिकार हैं जो कि आपको मिलने ही मिलने हैं और इसकी गारंटी और सुरक्षा खुद संविधान करता है। तो यानी कि हम ये जान गए कि अधिकार का मतलब क्या है, सामान्य अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। इन सभी चीज़ों को आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का रोल क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का रोल। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का रोल काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। सरकार का कोई भी अंग इसको नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति यानी कि नेहरू जी के माध्यम से अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई गई और स्वतंत्रता से पहले जितने भी अधिकारों की बातें चलती थी क्रांतिकारियों के बीच में, नागरिकों के बीच में, तो स्वतंत्रता के बाद उसमें से अधिकांश अधिकारों को, जिनकी बात किसमें हुई थी, स्वतंत्रता के आंदोलनों में हुई थी, उनमें से अधिकांश अधिकारों को अपने संविधान के अंदर जोड़ा गया। जैसा कि मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, स्वतंत्रता के बाद उठाई गई मांग के अधिकारों में से अधिकांश अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन, यानी कि अब ये जरा देखिए कि यहाँ पे जब हमने अधिकारों को मेंशन कर दिया, उसमें से एक अधिकार ने थोड़ा परेशान करना शुरू करा था, वो था संपत्ति का अधिकार। यानी कि अगर कोई भी संपत्ति अगर किसी
किसी के पास है तो किसी सरकार के पास ये हक नहीं है कि वो उसमें छीन सकती है या फिर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती है। तो इससे लोग बाग अवैध जमीनों पर ज़्यादा कब्जा करने लग गए थे। अब वहाँ कोई ऑफिसर जाता था तो वो कहते थे कि भाई मेरा संपत्ति का अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, तो इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाता था। तो अब हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि किसी भी मौलिक अधिकार को चेंज करने से पहले हमें संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है। तो किया गया, 44वें संविधान में संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। खत्म नहीं किया गया, निकाल दिया गया। अगर आपकी बात ठीक है, आपका मत सही है, तो उस बात पे बिल्कुल सरकार एग्री करेगी, अगर नहीं तो उस पर कार्रवाई करेगी। तो इस तरीके से हमने जाना। तो अब हम ये जान चुके हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, किस तरीके से चीजें थी, क्या था। अब हम ये देख लेते हैं कि रिमेनिंग अधिकार क्या बचे हैं जो अभी हमारे पास हैं। तो पहला आता है हमारे पास समानता का अधिकार। ये बहुत सिंपल अधिकार है जो कि आपको 14 से 18वें अनुच्छेद के अंदर गिवन है। समानता का अधिकार ये है कि पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर आपको कि हर एक तरीके से समानता मिले, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो या लिंग के आधार पे हो। इन सभी आधारों पर किसी भी तरीके का आपके ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरीके से समानता है पूरे देश के अंदर, यह हमें अधिकार के अंदर बताया गया। फिर हमें बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22वां अनुच्छेद में गिवन है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद हैं, मस्त घूम रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर सरकार का कोई कार्य, सरकार का कोई कानून आपको गलत लग रहा है, आपकी कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है, तो आप पूरी स्वतंत्र रूप से धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मीडिया पे जा सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे सरकार को पता लगे कि हमारा कार्य जनता के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला। दूसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24वां अनुच्छेद में है। इसका मतलब ये है कि जो मजदूरी टाइप की होती है, बच्चों से मजदूरी करवाना या बच्चों की पढ़ाई के अधिकार को छीनकर उनको काम में लगाना, इसके विरुद्ध हमें अधिकार मिला। यानी कि आप कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि भाई ये मेरे पढ़ने का अधिकार है, ना कि काम करने का या मजदूरी करने का। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई पकड़ा जाता है तो इस तरीके से हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं। फिर आता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28वें अनुच्छेद के अंदर हमें गिवन है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि पूरे विश्व में भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, यानी बहुत सारी धर्म हैं, जाति हैं, आधार हैं, बहुत सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सबको एक लेकर चलना है, तो हम सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। यानी किसी भी धर्म के ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनकी जो आस्था है, उनका जो मन है, उनका जो धर्म है, उसका पूरा तरीके से पालन करना चाहिए संविधान के अंदर रहकर, अपने देश के नियमों का पालन करके। ऐसा नहीं कि आप अपनी धर्म के और आस्था के नाम पे किसी पड़ोसी को या किसी भी लोगों को, किसी भी चीज़ को आप नुकसान पहुंचाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी आस्था का मान रखिए और अपनी आस्था के मुताबिक सभी कार्यों को परफॉर्म कीजिए संविधान के अंतर्गत। तो हमने ये जाना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। तो 4 अधिकार हो गए हमारे पास। 5वां अधिकार हमें है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार, यानी कि हर एक तरीके से, जैसे कि आप जानती हो कि बहुत सारी विविधताएं हैं, मगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर आए तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे पूरे देश में 2 चीजें निकल कर आएंगी। पहला अल्पसंख्यक, दूसरा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक वो चीजें होती हैं जिनके अंदर, जिन देश में उसकी संख्या ज्यादा हो। ऐसे ही अल्पसंख्यक वो चीज़ होती है जिनकी संख्या कम हो। तो बहुसंख्यक के अंदर भारत की बात करें तो हिंदूज आते हैं, और अल्पसंख्यक के अंदर बाकी सब लोग आते हैं, चाहे वो सिख हों, मुस्लिम्स हों, चाहे वो कोई ईसाई हों। तो यहाँ से हमने देखा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में कोई शिक्षा एवं संस्कृति को लेकर आगे कोई चीज़ गलत ना बने, तो इसको हमें अधिकार में बताया गया कि कोई भी तरीके से, हर एक तरीके से कोई भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता, और संविधान के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी दिए जाएंगे। ये आप समझ गए। फिर हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। सो फाइनली आपने ये 5 अधिकार हैं मेन तो आपके। छठा अधिकार आपको ये है कि अगर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती तो आप न्यायालय में जाकर इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि हमें ये मिलने चाहिए, ये हमारा अधिकार है, सरकार इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हमारे अधिकार थे और भारत संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का रोल था। अब हम जरा जान लेते हैं भारत संविधान के अंदर राजनीतिक दर्शन। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा भी टॉपिक है। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या है कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय है कि संविधान की बुनियादी अवधारणाएं
जैसे अधिकार, नागरिकता और लोकतंत्र आदि। हमारा संविधान इस बात पे जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतंत्र तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों पर जिन पर नीतियां बनी है। साथ ही हमारे संविधान की जो नीतियां हैं, जो उसका अधिकार है, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, वो उसको उसका दर्शन करवाती हैं, उसकी नीतियाँ उसको दर्शन करवाती हैं कि हमारा संविधान कैसा है। तो इस तरीके से भारत संविधान के अंदर हर एक नागरिक को अपना जीवन यापन करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेदों के माध्यम से दे रखे हैं। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज की इस क्लास में कोई डाउट नहीं बचा होगा और फिर भी किसी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन वो डाउट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पार्ट 2 में, यानी कि परसों, और अपने बाकी के रिमेनिंग कंटिन्यू करते हैं अपने जो टॉपिक्स बचे हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर होपफुली इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।